नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट के लिए जो क्वेश्चंस लेके आए हैं। हम कितने 700 प्लस क्वेश्चंस लेके आए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर बनाकर कार्य करना है? तो वो है 45 घंटे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? 14 से 18 आयु के बच्चे, ठीक है, ये इसमें नहीं होते हैं, जबकि निःशक्त बच्चे आते हैं और 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे आते हैं और बच्चों की नियमित उपस्थिति, ये तीनों ही लागू होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़े तो कौन सा रोग से पीड़ित हो जाएगा? तो हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, पठन विकार होता है एक तरह का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? तो वर्तमान में जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा का यूज किया जा रहा है। ठीक है, समावेशी सबको एक साथ पढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है? क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या का समाधान योग्यता का विकास करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे 7। निम्नलिखित में कौन सी मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशन की विशेषता नहीं? तो क्या नहीं है? तो इनका जो IQ होता है 25 से 70 के मध्य होता है, सही है ये। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं करना, ये भी आता है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होती है इनको। लेकिन अंतर्वैयक्तिक संबंधों इंटरपर्सनल रिलेशंस का कमजोर होना ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है? ये होता है समावेशी शिक्षा द्वारा। जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनको जो समावेशी शिक्षा के द्वारा पढ़ाया जाता है, ये जो कि बेसिक स्कूल होते हैं, ठीक है, उनके साथ ही जो बच्चे होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो क्या नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, जबकि रचनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा, ये तीनों ही प्रभावशाली होने के संकेत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पठन विकार से संबंधित है। ठीक है, डिसऑर्डर है एक तरह का। इसमें क्या है, बच्चा पढ़ने में कठिनाई होती है बच्चे को। चलिए आगे देखते हैं। तो जो गणित विकार होता है उस वो होता है डिसकैलकुलिया। कौन सा होता है? डिसकैलकुलिया बोलते हैं, जिसमें जो मैथ पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चों को, शब्दों को नहीं समझ पाता है, अंकों को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ ही। ठीक है, समावेशी जो कक्षाएं होती हैं उनमें क्या है, सभी तरह के बच्चे एक ही साथ बैठकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, मोटिवेट करेंगे, जैसे वो आगे बढ़ सकता है उसी तरह से। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता किसकी है? तो सृजनशील बालक की विशेषता है। ठीक है, क्रिएटिव बालक की। ठीक है, जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। विशेष शिक्षा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? कब योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, जो स्पेशल एजुकेशन है, जो कम योग्य होते हैं, ठीक है, कब नहीं, कम है, कम योग्य विद्यार्थी होते हैं उनके कार्यक्रम में संबंधित है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, तो किस में करता है? स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, ये फ्रीडम से पढ़ नहीं सकता आराम से, क्योंकि असंगठित घर से आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं,
तो क्या करना होगा, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करें, यही सबसे बेस्ट तरीका होगा। जबकि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, मजबूर बिल्कुल भी नहीं करना बच्चे को। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, तो मातृभाषा में बोलने से बिल्कुल नहीं रोकना आपको बच्चे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? तो कौन सा कारक है? तो ये सांस्कृतिक और प्रशिक्षण, ये कैसा एक बाह्य कारक है। जबकि भावना और मनोभाव ये कैसे, ये आंतरिक कारण है। और बच्चे के दृष्टिकोण ये भी, और लक्ष्य और प्रयोजन ये भी आंतरिक कारण है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कमजोर वर्ग वीकर सेक्शन के बालक से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। ठीक है, जो कि गरीब वर्ग श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पिछले बालक ऐसे बच्चे हैं, जो पिछले बालक है कैसे होते हैं, जिनकी सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के पीछे होता है, और मानसिक रूप से अस्वास्थ्य और असमायोजित होते हैं। तो ये तीनों ही विशेषता पिछले बालक की। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या, ये पढ़ने की अक्षमता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ठीक है, साइजॉइड, तो ये होते हैं प्रतिभाशाली बालक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। प्रतिभाशाली बालक किसमें आते हैं? साइजॉइड वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? तो ये विशिष्ट बालक होते हैं, स्पेशल चाइल्ड, उसमें पिछड़ा बालक भी आएगा, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, और बुद्धिमान बालक भी आते हैं। ठीक है, तो तीनों तरह के जो बालक है इसमें विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपराधी बालक, ठीक है, कौन होते हैं? तो ये जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, तो क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, इन्हें लिखने, चलने फिरने में दिक्कत होती है, साइकोमोटर प्रॉब्लम्स होती हैं इन्हें। तो चलिए आगे देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं? नहीं होते। अपनी आवश्यकता को दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसा भी कुछ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह स्वयं को वॉज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा, तो ये कब होता है? ये डिसलेक्सिया में होता है। ठीक है, पठन विकार है, जो कि एक प्रकार का पठन विकार है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो क्या उचित होगा? जो कि शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है, तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है शिक्षक को, लेकिन वो जो है नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इन्हें जो है समस्या आती है जो और बच्चे होते हैं उनके साथ मिलने जुलने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, के कारण प्रतिभाशीलता होती है, तो किसके कारण होती है? मनुष्य सामाजिक कारकों के कारण। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आनुवंशिक रचना, हाँ तो ये होती है आनुवंशिक रचना, और वातावरण अभिप्राय। ठीक है, तो हेरिडिटी और जो वातावरण होता है हमारा एनवायरमेंट, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, इसी के कारण क्या होती है? प्रतिभाशीलता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए
अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये योग्य वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 को। गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्यता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो होती है डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। इसमें क्या है, जो साइकोमोटर जो हमारी गतिविधियाँ होती है उसमें वो होती है, दिक्कत होती है उसे चलने फिरने में, डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं इसे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये एक चर अवस्था है, ठीक है। कैसी? चर अवस्था। यह समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी मूल रचना अधिक उपयुक्त है? जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उसके लिए, तो सरकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग इनके लिए अधिक उपयुक्त है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम योग्यता का लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण हो जाएगा अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार उत्पन्न होता है अधिगम योग्यता में। भावनिक प्रवृत्ति, ऐसा नहीं होता। अशांत ऊर्जावान विद्या संख होना, ऐसा भी नहीं होता। अभिप्रेरणा का अभाव, तो ये भी नहीं होता। तो अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधा, विकार होता है इसमें अधिगम की योग्यता। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता होगा शायद, अधिगम निर्योग्यता। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो कौन सा होता है? मानसिक प्रभाव को उत्तम से प्रदर्शित कौन करता है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देश है, ठीक है। इसके द्वारा जो है मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो सृजनशील, ठीक है, क्रिएटिव। जो अभिसारी चिंतन होता है कैसा होता है? क्रिएटिव थिंकिंग होती है इसके द्वारा। इसमें आउट ऑफ बॉक्स सोचा जाता है, ठीक है। मतलब एक ही जो दिक्कत होती है, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे समाधान इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम के बहुत सारे समाधान इसमें दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सा योग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? तो होगी अतिकल्पना, ठीक है। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे सबसे संतोषजनक होगी? तो अतिकल्पना करेंगे, ठीक है। तो उससे ही क्या होती है? संतोषजनक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो वो होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार बेस विधि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 39। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो उसे समझेंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। उस पर हमेशा नजर रखेंगे, तो ऐसा भी नहीं रखेंगे। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संरचित करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है। और इरफान को खिलौने की कभी नहीं खेलने देंगे, तो आपको ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। इरफान को खिलौने से नहीं खेलने देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। वैसे इसमें क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। वैसे इसमें ये आंसर गलत होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संरचित करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ये इसका राइट गलत है ये आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है? जो कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। वे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए एक शिक्षिका को, तो उसे विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षाओं से अलग करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए क्या? या तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए, या फिर उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देनी चाहिए, या फिर गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सीखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें समकक्षों से अलग रखना चाहिए। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें जो उसके जो समकक्षी होते हैं, उसके जो पीयर ग्रुप होता है, ठीक है, जो साथ के बच्चे होते हैं उन्हें उनसे अलग रखना होता है। चलिए आगे तक क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी, क्रिएटिव लर्नर, वह है जो क्या करता है, पार्षद चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है, तो वो क्रिएटिव लर्नर होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक माह पूर्व प्रथम आवश्यक है। यह कथन क्या कहलाता है? तो कैसा कथन है? ये सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। ठीक है, इंटर रिलेटेड होता है। सारे जो विकास होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, यही इस क्वेश्चन में बताया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीटेट में। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नियमित विद्यालय। ठीक है, तो इन्हें नियमित विद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या हो नहीं है? तो वो है अनुशासन। अनुशासन क्या है? सृजनशीलता का मुख्य तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंद्यता क्या कहलाती है? तो जैविक मंद्यता कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो ये डिसलेक्सिया। कैसा उदाहरण है? विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैसे इसमें कुछ डाउट डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, एक बार देखते हैं। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी सही, डिसलेक्सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो सांकेतिक भाषा, कोडिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो बोल नहीं पाते बच्चे उनके सिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो दूसरों के साथ झगड़ा करना, फाइट विद अदर्स। तो ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जबकि विचारों में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी इन आइडिया, ये है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये भी है। और कौतूहल, ठीक है, क्यूरियोसिटी। तो ये तीनों ही प्रतिभाशाली होने के लक्षण है, संकेत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समन्वित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है किस पर? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। क्या ये राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो जो समन्वित शिक्षा होती है वो जो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है, ऐसा गलत लग रहा है वैसे। लेकिन समुदाय के समर्थन पर, ऐसा भी नहीं। शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, यह भी नहीं। और शिक्षकों में अभिवृत्तिगत एटीट्यूड पर परिवर्तन, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।